Hello everyone. So in this video I'm going to tell you about the enumeration of the total number of white blood corpuscles. तो एपरेटिस हमें क्या क्या चाहिए, हीमोसाइटोमीटर, इसका फोटो या वीडियो मैं ऐड कर दूंगी एडिटिंग के टाइम पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, प्रिकिंग नीडल जिससे हम अपना ब्लड निकालेंगे। टर्क्स फ्लूइड हम इसमें यूज़ करते हैं, किसमें, WBC में हम टर्क्स फ्लूइड यूज़ करेंगे। टर्क्स फ्लूइड किस लिए काम में आता है, WBC को डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि ये आइसोटोनिक होता है WBC के। डिस्टिल वाटर चाहिए हमें, एब्सोल्यूट अल्कोहल चाहिए, ग्लास, कवर स्लिप और ब्लड। हीमोसाइटोमीटर होता क्या है, तो इस हीमोसाइटोमीटर में कुछ ऐसा होता है एंड यहाँ पे हम WBC का सैंपल रखते हैं 4 जगह पे। तो ये जो 4 जगह हैं ये हमको नॉर्मल नेकेड आइज से हमको विजिबल नहीं होता, लेकिन ऐसे वहाँ पे चैम्बर्स बने होते हैं। यहाँ पे एक चैम्बर इतना बड़ा होता है, दूसरे चैम्बर में इतने ये पार्टीशंस होते हैं। सो ये जो हीमोसाइटोमीटर है, WBC के लिए भी हम इसको ही यूज़ करते हैं और RBC के लिए भी हम इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन WBC का सैंपल हम यहाँ पे लेते हैं, ये 1, 2, 3 और 4 यहाँ इन जगहों पे लेते हैं, लेकिन RBC का सैंपल हम यहाँ पे लेते हैं सेंटर में 1, 2। तो टर्क्स फ्लूइड जो होता है इस प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, हम इसको बनाते हैं बाय मिक्सिंग जेंटियन बॉयलेट 10 ग्राम हम लेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 ml, डिस्टिल वाटर 100 ml, इसमें मतलब 100 ml सोल्यूशन बना रहे हैं हम। कीप द सोल्यूशन इन बॉटल, द सोल्यूशन डिस्ट्रॉयज RBC एंड स्ट्रेन न्यूक्लियस ऑफ WBC। तो ब्लड में तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, RBC, WBC, प्लेटलेट वगैरह। तो टर्क्स फ्लूइड क्या करता है, RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो बचे क्या, WBC। तो जो हमें सेल्स विजिबल होंगे वो होंगे WBC के। सो इसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हम क्लीन कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे WBC पिपेट को, इसकी भी वीडियो मैं ऐड कर दूंगी। सो न्यूबॉर्स मीटर भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि वैसे न्यूबॉर्स से ही अगर हम याद करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हीमोसाइटोमीटर है ये WBC के लिए और RBC के लिए भी यही होता है। और इससे मिलता जुलता नाम है हीमोग्लोबिन के लिए जो होता है हीमोमीटर, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम हीमोसाइटोमीटर को न्यूबॉर्स मीटर भी याद कर सकते हैं। देन बाइप रिंग फिंगर हम लेंगे और उसको यहाँ से ऐसे करके पूरा प्रेशर दे के और यहाँ से हम प्रिक करेंगे। साइड में से प्रिक करते हैं, क्योंकि सेंटर में से नहीं करते, क्योंकि हम जैसे अब मान लो प्रिक कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे ब्लड निकलेगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम ऐसे कभी कुछ भी काम करते हैं तो सेंटर पार्ट ज़्यादा सरफेस पे टच होता है, तो साइड से करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन एस्पिरेट द ऊज ब्लड, जो हमारा ब्लड निकल रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, पिपेट जो होती है यहाँ से सक करना होता है 0.5 मार्क तक। और बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं होता, बहुत ही पतली सी, मतलब पेपेट तो बहुत मोटी दिखती है लेकिन उसके अंदर बहुत ही पतली सी ट्यूब जा रही होती है, बस ब्लड उसी के अंदर ही भरता है। सो हम ब्लड कैसे निकालेंगे, ब्लड प्रिक करने के बाद हमको उस फिंगर के अंदर से खींचना नहीं होता है, जो ब्लड हमारा बाहर आ चुका है उसको ब्लड को हमको सक करना होता है। और सक ऐसे करना होता है कि मतलब उसमें बबल्स ना बने, क्योंकि फिर उसके वॉल्यूम में चेंजेस हो जाते हैं। सक करने के बाद हम उसमें इमीडिएटली उसको डाइल्यूट करेंगे विद टर्क्स फ्लूइड। 20 टाइम्स डाइल्यूशन करना है हमको टर्क फ्लूइड से। अब वो कैसे करेंगे, तो हमने ब्लड सक कर लिया हमारा 0.5 तक, देन उसी पिपेट में हमको टर्क्स फ्लूइड को सक करना है 11 मार्किंग तक, तो वो 20 टाइम्स अपने आप हो जाता है, हमको कुछ ऐसे 20 बार करना नहीं होता। 11 मार्क तक हमको करना है तो वो 20 टाइम्स हो जाता है, मतलब वो पिपेट जो होती है वो ऐसे ही बनाई जाती है कि वो 20 टाइम्स कर दे। देन पिपेट को हम हॉरिजॉन्टली ऐसे कर लेंगे और देन उसको ऐसे ऐसे मिक्स विक्स करेंगे। देन फिर हम सैंपल लेंगे, ये जो मिक्स हुआ है सॉल्यूशन इसको हम अपनी स्लाइड पे डालेंगे और देन हम उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे और स्टार्टिंग में हम उसको 10x ऑब्जेक्टिव लेंस पे देखेंगे। सो 10x ऑब्जेक्टिव लेंस पे लगाएंगे तो हमको WBC दिखेंगे, वही 4 जो कॉर्नर है वहाँ पे 4 कॉर्नर थे, हमको वहाँ पे WBC काउंट करने होते हैं। ये तो हमको ये इन 4 कॉर्नर्स पे 10x पे फोकस करना होगा। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, मतलब इतना क्लियर भी नहीं दिखता है। तो RBC के केस में 5 होते हैं, क्योंकि RBC के लिए पोजीशन अलग होती है, RBC के सैंपल हम यहाँ लेते हैं। WBC के जो होते हैं वहाँ पे 4 लाइन्स होती है, 4 इधर और 4 इधर, तो ये 16 होते हैं। मीन्स यहाँ पे एक चैम्बर में 16 होंगे, तो 4 चैम्बर हैं तो 64 यहाँ पे टोटल चैम्बर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम काउंट करते हैं और उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो WBC की कैलकुलेशन में हम 64 लेते हैं और RBC की कैलकुलेशन में हम 80 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 चैम्बर्स होते हैं और यहाँ पे ये भी 5 होते हैं। देन आती है उसकी कैलकुलेशन। सो एरिया ऑफ ईच स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑफ WBC काउंटिंग चैम्बर, सो जो वो काउंटिंग चैम्बर था उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
तो लेंथ उसकी 1/4 है और ब्रेथ भी 1/4 है, ये फिक्स है। तो इसका आएगा 1/16 मिलीमीटर स्क्वायर। देन वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हाइट जो है इसकी होती है 1/10, सो ये हो जाएगा 1/160 मिलीमीटर क्यूब। देन इफ द नंबर ऑफ WBC इन 64 स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज Z, अभी हमने काउंट नहीं किया, अभी माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे फिर काउंट करके लिखेंगे, तो अभी हमने काउंट नहीं किया तो हम मान रहे हैं उसको Z। तो मीन्स 64, टोटल 64 जो चैम्बर थे, टोटल छोटे छोटे 64 स्क्वायर थे, हमने उसमें क्या माना कि Z है टोटल WBC नंबर। तो एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर में क्या होगा, Z/64। तो एक छोटे स्क्वायर का अभी हमने वॉल्यूम निकाला, कितना आया 1/160 मिलीमीटर क्यूब। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/160 मिलीमीटर क्यूब ऑफ डायल्यूटेड ब्लड कंटेन Z/64 WBC। तो हमारा वॉल्यूम था पूरा ये 1/60। अब हमें 1 मिलीमीटर क्यूब का निकालना है, तो ये 1/60 अब यहाँ पे डिवाइडेड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ डायल्यूटेड ब्लड कंटेन Z/64 इंटू 160 WBC। तो देन हमने इसमें डायल्यूशन भी किया तो 20 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 20 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सो Z जो था, Z किसके बराबर होगा, जो हमारे 4 जो चैम्बर थे उनमें जितने भी हमको सेल्स मिलेंगे उसके बराबर हमारा Z होगा। तो W1, W2, W3 और W4 का समेशन Z के बराबर होगा। देन सो नंबर ऑफ WBC इन 1 मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो होगा क्या, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड जितने भी ये थे इंटू 160 इंटू 20। सो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, हेल्दी है, तो उसके अंदर WBC का काउंट होता है 4000 से 7000 की रेंज में। तो हमने जो काउंट किया था हमारे आए थे 30 + 20 + 30 + 10 डिवाइडेड बाय 64, क्योंकि 64 चैम्बर्स थे, इंटू 160 इंटू 20 जो डायल्यूशन फैक्टर था। ये जो डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर इन विच सेल्स काउंटेड। सो ये पूरा फॉर्मूला है सॉल्व करने का, और हमारे आए 4500। तो रिजल्ट क्या हुआ, हमारे WBC के काउंट आए 4500। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे WBC की कैलकुलेशन है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है ये क्वेश्चन, इसमें से वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो WBC एक तो न्यूक्लिएटेड होता है, सारी की सारी सेल्स न्यूक्लिएटेड होती है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। सो और WBC 2 तरह की होती है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब कि इसमें इसकी जो सेल्स होती है इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, और इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ए ग्रैन्युलोसाइट फिर 2 टाइप्स का है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगेन T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट। तो ये इनके नाम पे ही दिया हुआ है कि इनका मेचुरेशन कहाँ होता है, मीन्स बनते तो बोन मैरो में ही सारे सेल्स, लेकिन ये थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं, तो इसका नाम उसी पे हो गया, और ये बोन मैरो में मेच्योर होता है। और T लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, और B लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाती है, जब कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में आता है तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। ये मोनोसाइट्स के टाइप है मैक्रोफेज, मतलब कि ये भी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, कोई पैरासाइट बॉडी में एंटर करता है तो। देन ग्रैन्युलोसाइट्स भी 3 तरह के होते हैं, ईओसाइनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इनके नाम इसके नेचर पे है कि ईओसाइनोफिल जो होता है ईओसिन से डाई होता है, मीन्स एसिडिक डाई से स्टेन होता है। ये बेसिक डाई होता है और इसमें कोई स्टेन नहीं होता। ये एंटीबॉडीज़ बनाता है सिमिलरली इसकी तरह से ही, बस ये ग्रैनुलर होते हैं सेल्स और ये ए ग्रैनुलर होते हैं। बेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन सीक्रेट करता है, जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन जो होती हैं वो बेसोफिल से होती है, किसी बैक्टीरिया किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में। तो वो हाइपर सेंसिटिवनेस जो होता है वो इसकी वजह से होता है। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, ये बैक्टीरिया को फैगोसाइट करता है, मीन्स ये कोई बैक्टीरिया है और ये सेल जो है तो उसको पूरा को उसको निगल जाता है वो बैक्टीरिया को, और उसको डाइजेस्ट कर देता है।